हाय स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से आप सभी का सेमिनरी क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने 35 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया था। आइए आगे बढ़ते हैं 36 से 70 तक। एक एक क्वेश्चन को बारी बारी से समझते हैं। देखिए, नोट्स के लिए आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे ब्लॉग जो कि www.seminaryclasses.blogspot.com है, उस पर विज़िट कर सकते हैं। बहुत जल्दी हम लोग इसे वेबसाइट में कन्वर्ट कर देंगे, तो आपको वहाँ पे काफ़ी हद तक नोट अभी अवेलेबल मिल जाएगा। स्पेशली पावर शेयरिंग का, फेडरलिज्म का और भी बहुत सारे चैप्टर का आपको नोट्स वहाँ पे मिलेगा। कई क्विज क्वेश्चन भी हैं जिसको आप वहाँ प्ले कर सकते हैं और अपने नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। व्हेन वाज लुइस फिलिप फोर्स टू फ्ली? लुइस फिलिप को भागने के लिए कब मजबूर होना पड़ा था? तो वो होना पड़ा था पेरिस में, जब क्रांति हुई थी, रिवॉल्ट हुई थी फाइनली 1848 को। अब अगला सवाल है कि लुइस फिलिप को डिथ्रोन जो किया गया था, तो उसके बाद क्या हुआ था? डिथ्रोन का अर्थ हुआ सत्ता से इनको बेदखल कर दिया गया, हटा दिया गया। उसके बाद जो नया फॉर्मेशन होता है फ्रांस में, वो डेमोक्रेसी बनती है। हमारे फ्रांस में डेमोक्रेसी आती है, लोगों को वोटिंग राइट मिलता है 21 साल के अबव लोगों को, और साथ साथ में ही राइट टू वर्क दे दिया जाता है लोगों को। अगला सवाल है कि सैलेशिया में रिवॉल्ट किन लोगों ने लेड किया था? तो सैलेशिया में हुआ क्या था? कॉन्ट्रैक्टर्स यानी ठेकेदार लोगों ने कुछ वीवर्स को कपड़े बुनने के लिए रॉ मटेरियल तो दे दिया, और बात कर ली थी कुछ पैसों की, कितना पैसा दिया जाएगा। लेकिन जब पैसा कंप्लीट बन गया, सॉरी, जब पूरा कपड़ा बन गया, तो इन लोगों ने बड़ी ही चालाकी से पैसे को घटा दिया कि इतना कम पैसा देंगे, क्योंकि उस ज़माने में बेरोज़गारी काफ़ी थी, तो उसका यूज़ किया जा रहा था। ये तो बहुत गलत बात। तो इसका विरोध वीवर्स लोगों ने किया था और उन्होंने उनके खिलाफ एक रिवॉल्ट किया था। अगला सवाल है कि वेयर वाज फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वीन? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की जो मीटिंग हुई थी वो कहाँ हुई थी? तो जर्मनी में एक फ्रैंकफर्ट शहर में एक चर्च था सेंट पॉल का, वहाँ ही हुआ था। अगला सवाल ये आता है कि जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट थी, ये लोग यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का प्रयास कर रहे थे, यानी जर्मनी को एक किंग के अंदर लाने का प्रयास कर रहे थे। तो उन्होंने ताज, क्रोन शेप ताज किसको ऑफर किया था? तो उसका राइट आंसर होगा किंग ऑफ प्रशा, फ्रेडरिक विलियम। यहाँ पे ये सही नहीं लिखा हुआ है, इसका राइट आंसर होगा फ्रेडरिक विलियम। अब बुक में उसकी राइट स्पेलिंग देख लीजिएगा। अगला है व्हेन वाज फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट हेल्ड? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कब हेल्ड किया गया था? ये मीटिंग कब हुई थी? जब काफ़ी 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव साथ मिलते हैं ताकि जर्मनी को यूनिफाई किया जाए और मजबूती प्रदान की जाए। ये हुआ था 1848 यानी 1848 को। अगला सवाल है कि प्रशा में जंकर्स किसे कहा जा रहा था? जंकर्स कहा जा रहा था जो प्रशा के बड़े बड़े ज़मींदार लोग थे जिनके पास बहुत सारी ज़मीनें थी। अगला सवाल है कि नेम द चीफ मिनिस्टर हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन? अब जर्मनी जो यूनिफाई हुआ उसमें काफ़ी वार लड़े गए, तो उसके पीछे किस शख्स का दिमाग चल रहा था? तो वो कोई और नहीं बल्कि बिस्मार्क था। आइए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 44 आता है आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 44 ये है कि कितने लड़ाई यहाँ लड़ी गई थी जर्मनी को यूनिफाई करने के लिए, एक करने के लिए? तो कुल मिलाकर 3 लड़ाई लड़ी गई थी। पहली डेनमार्क से, फिर ऑस्ट्रिया से, और फिर फ्रांस से। और ये तीनों लड़ाई करने वाला जो था वो प्रशा था, और बाद में यूनिफाई होने के बाद प्रशा का राजा फ्रेडरिक विलियम का जो भाई था कैसर विलियम, वही वहाँ का राजा घोषित हुआ। लगभग 7 साल ये लड़ाई चली थी। बहुत ही ज़बरदस्त, जिसको कहते हैं डिप्लोमेटिक तरीके से इन्होंने लड़ाई लड़ी और अपने जर्मनी को यूनिफिकेशन दिलाया। अगला सवाल है कि हु वाज प्रोक्लेम्ड द जर्मन एम्पेयर इन 1871? तो यूनिफिकेशन के बाद राजा आखिर कौन बनता है? वो है कैसर विलियम। अब इटली से सवाल ये आ रहा है कि इटली का कौन सा ऐसा स्टेट था जिसको इटालियन प्रिंसली हाउस के द्वारा रूल किया जा रहा था? इटली का आप मैप देखिएगा तो कुल मिलाकर कुछ इसी तरह का इटली का मैप है। तो ये जो इधर का इलाका है जिसको मैं अभी रब कर रहा हूँ, यह सार्डिनिया कहलाता था, और यही जो है इटालियन किंग के अंदर में आता था। जबकि नॉर्थ का एरिया ऊपर का, ये ऑस्ट्रिया के अंदर में आता है,
सेंटर वाला पोप के अंदर में और साउथ वाला स्पेनिश किंगडम के अंदर में आ रहा था। तो ये सवाल कि कौन सा स्टेट इटली का इटालियन प्रिंसली हाउस के द्वारा रूल किया जा रहा है, उसका राइट आंसर होगा सार्डिनिया। स्पेलिंग होगा SARDINIA। क्वेश्चन है हु वाज प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ यूनिफाइड इटली, तो इसका राइट आंसर है विक्टर इमैनुअल II। इमैनुअल का स्पेलिंग हो जाएगा UEL। UAL यहाँ पे हो गया है, इसका राइट आंसर होगा UEL। अगला क्वेश्चन है हु लेड द फेमस एक्सपेडिशन द 1000 टू साउथ इटली। अब इटली का जो साउथ का इलाका था, तो इसको कब्जा करने के लिए, जो स्पेनिश किंगडम के कब्जे में था, इसको कैसे कब्जा किया गया, कौन हज़ारों की फौज लेकर साउथ इटली पे अटैक मारता है और फाइनली उसको कैप्चर कर लेता है, आखिर ये शख्स कौन है, तो ये कोई और नहीं गैरीबाल्डी है। इसका पूरा नाम जेसेपी गैरीबाल्डी। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। गैरीबाल्डी की आर्मी को क्या बोला जाता था? प्यार से गैरीबाल्डी की आर्मी को रेड शर्ट बोला जाता था। इटली का जो सदर्न पार्ट है वो किसके कंट्रोल में आता है? वो अभी मैंने पहले ही बताया है, स्पेन के कंट्रोल में आता है। अगला क्वेश्चन है सीज द पावर फ्रॉम मोनार्की इन इंग्लैंड इन 1688। किसने जो है मोनार्की से पावर छीन लिया इंग्लैंड में? तो वो इंग्लिश पार्लियामेंट ने छीन लिया था। अगला क्वेश्चन है कि आखिर फाइनली कौन सा ऐसा एक्ट था जिसके अंतर्गत यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का फॉर्मेशन हुआ? आइए समझते हैं। ये ब्रिटेन अगर आप देखिएगा तो कुल मिलाकर इस तरह से ब्रिटेन है। तो ये ऊपर में स्कॉटलैंड था, यहाँ इंग्लैंड था, यहाँ पर वेल्स था। तो ये जो स्कॉटलैंड और इंग्लैंड को मर्ज किया गया था एक्ट के तहत, और मर्ज करने को क्या बोलते हैं हम लोग? यूनियन। तो एक्ट ऑफ यूनियन के तहत इन्हें मर्ज किया गया था और ये पास हुआ था 1707। इसके बाद जो चीज़ बना उसे हम लोग कहते हैं यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन है हु टुक द इनिशिएटिव ऑफ यूनिफाइंग द ब्रिटेन। जर्मनी के केस में तो प्रशा यह काम कर रहा था, इटली के केस में सार्डिनिया यूनिफाई कर रहा था, लेकिन ब्रिटेन के केस में कौन था? तो वो था कोई और नहीं बल्कि इंग्लैंड था। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है कि आयरलैंड में कौन लोग मेजॉरिटी में थे? इस साइड में जो आपका इलाका है इसे हम यूके आप कह लीजिए ब्रिटेन कह रहे थे, और यहाँ पे कुछ इलाका था साथ में, इसे आयरलैंड कहते थे। तो आयरलैंड में कौन लोग मेजॉरिटी में थे? यहाँ दो तरह के लोग थे, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। तो कैथोलिक लोग मेजॉरिटी में थे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कैथोलिक। अगला सवाल है कि वहाँ पे अंग्रेज़ लोग अपना डोमिनेंस यानी प्रभुत्व बनाने की कोशिश कर रहे थे, एक ऐसा प्रयास कर रहे थे जिसमें प्रोटेस्टेंट जिनकी संख्या कम हो उन्हीं को सपोर्ट दिया जा रहा था और उन्हीं को ज़्यादा आगे बढ़ाया जा रहा था। तो उसको रिवॉल्ट कौन लोग करते हैं? कैथोलिक लोग ही उसको विरोध करने का प्रयास करते हैं। अगला है कि जब स्कॉटलैंड को मर्ज कर दिया गया तो स्कॉटलैंड में कुछ आदिवासी जिनको हाईलैंडर्स वगैरह हम कहेंगे, वो लोग एक प्रकार का लैंग्वेज बोलते थे। वो लैंग्वेज बोलने के लिए उनको मना कर दिया गया और कपड़ा पहनने के लिए मना कर दिया गया। लैंग्वेज हमारे यहाँ स्पेशली नवादा में भी आप कह सकते हैं कि बिल्कुल मिलती जुलती भाषा बोली जाती है। वहाँ लोग बोलते हैं कहने के लिए हल ऐलू गैलू, वहाँ पे लोग बोलते हैं। तो असल में ये गैलिक लैंग्वेज बोला जा रहा था। हमारे यहाँ बिहार में कई जगह पे मगही वगैरह में मिलते जुलते शब्द मिल सकते हैं आपको, ऐसा ज़रूरी नहीं है, मजाक कर रहा हूँ मैं। तो ये गैलिक लैंग्वेज स्कॉटिश हाईलैंडर लोग बोलते थे और वियर करते थे नेशनल ड्रेस को। ये दोनों चीज़ करने के लिए इनको मना कर दिया गया जब स्कॉटलैंड इंग्लैंड के साथ मर्ज हुआ। अगला क्वेश्चन है आयरलैंड डीपली डिवाइडेड था किसके बीच में? तो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच में। अब वहाँ पे कुछ प्रोटेस्टेंट लोगों के खिलाफ कैथोलिक लोग विरोध करते हैं, उसमें कुछ लोग मिलते हैं, ग्रुप बनाते हैं, तो उसके लिए यूनाइटेड होते हैं, और वो आयरलैंड के लोग होते हैं तो आयरिश मैन कहते हैं। उनके हेड का नाम होता है वॉल्फ टोन। मेरी आवाज़ थोड़ी सी थकी हुई लग रही होगी आपको, क्योंकि वाकई में मैं काफ़ी थका हुआ हूँ, लेकिन फिर भी आपके लिए परीक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मैं अब रेगुलर ही वीडियोस ऑडियो जैसे भी हो मैं आपको रेगुलर कंटेंट अपलोड करता रहूं, ताकि आपके परीक्षा में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हो। तो उसका नाम था वॉल्फ टोन, कह सकते हैं 1 टन का बढ़िया था वो। व्हेन वाज आयरलैंड फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूनाइटेड किंगडम। यहाँ पे ऐसा हो गया कि इन
फोर्सिबली के साथ आ गया, लेकिन ये इनकॉर्पोरेटेड के साथ होना चाहिए। यानी कि कब ज़बरदस्ती यूके में, यूनाइटेड किंगडम में आयरलैंड को मिला लिया गया, तो वो मिलाया गया था 1801 में। अब उसके बाद जो नया ब्रिटेन बना उसका क्या सिंबल था, तो उसका एक अलग फ्लैग था जिसे हम लोग यूनियन जैक भी कहते हैं, नेशनल एंथम भी था, और वहाँ इंग्लिश भाषा को लोगों पे थोप दिया गया। विच क्लास ऑफ पीपल इमर्ज इन यूरोप ड्यू टू राइज ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज के राइज की वजह से किस प्रकार के लोगों का उदय हुआ, किस प्रकार के लोगों का उदय हुआ, एक नए मॉडर्न गुलाम कह सकते हैं, उस प्रकार के लोगों का उदय हुआ जिन्हें आप मिडिल क्लास कह सकते हैं। इज द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, मॉडर्न गुलाम मैं ऐसे कह रहा हूँ क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं किसी के यहाँ काम करते हैं तो उसके अनुसार ही उनको रहना पड़ता है। तो फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप क्या था, वो था फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना, ट्रीटी ऑफ वियना का क्या उद्देश्य था। इसका उद्देश्य बिल्कुल सीधा सीधा ये था कि तमाम तरह के काम जो नेपोलियन ने किया है उसको अंडू कर दे। यानी नेपोलियन से इनको पूरे खुन्नस था, कुछ कर तो नहीं सकते थे, लेकिन नेपोलियन ने जो किया उसको उल्टा कर देंगे। बेल्जियम ने नीदरलैंड से सेपरेशन जो हुआ उसके पीछे का रीज़न क्या था, उससे पहले क्या हुआ था, तो जुलाई रिवॉल्यूशन हुआ था। कहाँ हुआ था, फ्रांस में हुआ था। इसीलिए ड्यूक मेटरनिच ने कहा था कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, यानी फ्रांस में कुछ होगा तो पूरे यूरोप में असर पड़ेगा, और वाकई में असर हुआ। जुलाई रिवॉल्यूशन की वजह से फ्रांस में जो हुआ, बेल्जियम जो कि नीदरलैंड, बेल्जियम उसके ऊपर नीदरलैंड है, इससे कब्जे में था, इससे क्या हो गया, ब्रेकअप हो गया, अलग हो गया। नेम द नेशनल एंथम ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन का नेशनल एंथम का क्या नाम है, यह है गॉड सेव आवर नोबल किंग। कौन सा लैंग्वेज को ब्रिटिश नेशन पे मिलाने के बाद, यूनिफिकेशन के बाद थोप दिया गया था, तो वो इंग्लिश लैंग्वेज, वही लैंग्वेज को उन्होंने हमें पर भी थोप दिया है। दैट इज़ वाई आप देखते हैं कई लोग बिला ज़रूरत भी इंग्लिश बोलते हैं। अगला है विच फीमेल एलेगरी वाज यूज्ड इन फ्रांस, फ्रांस में किस महिला की तस्वीर का यूज़ किया गया था लोगों को ये बताने के लिए कि ये नेशन है, नेशन को पर्सनिफाई करने के लिए। तो वो तस्वीर है मैरी एन्ने, उसका क्या नाम था, मैरी एन्ने। मैरी एन्ने की कुछ फीचर्स थी, फीचर उसकी ये थी कि वो सर पे उसके लाल टोपी थी, और ट्राई कलर कपड़ा वो कह लीजिए वो पहनती थी, और सर पे एक रिबन था जिसे हम लोग कॉकेट कहते हैं। कॉकेट का स्पेलिंग होगा COCADE। तो विच फीमेल एलेगरी वाज यूज्ड इन जर्मनी, इसको याद रखना बहुत आसान है, जर्मेनिया। फ्रांस वाली तो मैरियन ने, लेकिन जर्मनी वाली जर्मेनिया। बाल्कन रीजन के इनहेबिटेंट्स, यानी बाल्कन रीजन में रहने वाले लोगों को क्या बोलते थे, तो स्लैव्स बोलते थे। बाल्कन रीजन में ऑलमोस्ट 10 कंट्री आते हैं, तो वही इटली देख रहे हैं ना, इटली के ऊपर वाला इलाका है जो एड्रियाटिक सी के ऊपर है, काफ़ी कंट्रीज़ होती है, उसे हम लोग बाल्कन रीजन कहते हैं। ऑलमोस्ट 10 कंट्रीज़ है। असल में रोमानिया जो शहर है वहाँ एक माउंटेन है, उसका नाम है, उस माउंटेन का, उस पहाड़ का बाल्कन, उसी के नाम पे ये पूरे रीजन का बाल्कन रीजन नाम है। वहाँ के लोगों को हम लोग स्लैब्स या स्लैविक्स कहते हैं। अब ये बाल्कन रीजन जो इतना सारा बड़ा सा बाल्कन रीजन था, ये किसके कंट्रोल में था, ये सब का सब ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था। आई होप कि शुरू से आपने पहला वीडियो भी देखा होगा और ये दूसरा भी देखा होगा, तो आपको पूरी तरह से एक एक क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर आपको PDF वगैरह चाहिए तो आप बोल दीजिएगा, मैं इसे आपको कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, ताकि आप वहाँ से इसको देख भी लें और उसे जो है प्रिंट करवा लें आराम से। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।